नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं श्रेया सिंह और आज हमारे साथ हैं फाफामऊ विधानसभा से तैयारी कर रही सपा नेता सुमन शर्मा जी। सुमन शर्मा जी वैदिक सेवा ट्रस्ट की अध्यक्ष हैं और महिला कल्याण के लिए काम करती रही हैं। सुमन शर्मा जी, हमारे टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत आभार है श्रेया जी, बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी आप कुछ समय पहले बीजेपी में थी जी और अब आप सपा में हैं, तो आपके जीवन में इस बदलाव का, आपके इस निर्णय का कारण जानना चाहूंगी आपसे। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं विगत 20 साल से मैं बीजेपी में थी और बीजेपी में कहीं न कहीं हम जो है अपने आप को ठगे हुए पाए गए। बीजेपी वाकई जो कहती है वो करती नहीं है। समाज का कल्याण जो है समाजवादी पार्टी में ही है, ऐसा मैंने महसूस किया है। सुमन जी, अगर हम कुछ वक्त के लिए किसी पार्टी में रहते हैं, आप काफी समय से बीजेपी से जुड़ी हुई हैं, जी जी, उस वक्त में हम उस पार्टी के विचारों को फॉलो कर रहे होते हैं। उसके बाद किसी दूसरी पार्टी में जाना जो कि हमारी विरोधी थी और उनके विचारों को फॉलो करना, उनके साथ चलना, क्या कठिनाइयां हो रही हैं आपको और क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ भी नहीं कठिनाई तो बिल्कुल इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि मैं एक सामाजिक फिगर हूँ। मैं वेदांत वैदिक सेवा ट्रस्ट की अध्यक्ष हूँ और समाज से हमेशा जुड़ी रही हूँ। विचारधारा बीजेपी की तब अच्छी लगती थी जब अटल जी, मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी जी की जब बीजेपी थी तो वो विचारधारा पसंद थी और अच्छा भी लगता था। अब जो है इस विचारधारा के लोग बीजेपी में हैं ही नहीं। बीजेपी टोटल जो है राजनीति कर रही है तो जातिवाद की राजनीति कर रही है, सिर्फ जुमलेबाजी कर रही है। सुमन जी, आप फाफामऊ से तैयारी कर रही हैं, वहाँ पे आपके अलावा और भी काफी दावेदार हैं। जी जी। तो आप ऐसे में अपने आप को वहाँ पे कितना कमजोर या कितना मजबूत पा रही हैं? वहाँ से आवेदन 15 लोगों ने किया है सपा से और मैं अपने आप को बिल्कुल भी कमजोर नहीं पा रही हूँ। मैं अपने आप को वहाँ इतनी मजबूत पा रही हूँ क्योंकि फाफामऊ विधानसभा में मैंने बहुत काम किया है श्रेया जी, और वहाँ पे महिलाओं का, लोगों का जो प्यार और जो मुझे जिस तरीके से मुझे लोगों ने इज्जत दिया है उससे तो मुझे कठिनाई बिल्कुल भी नहीं लगती है और है भी नहीं कठिनाई। और टिकट देने का काम शीर्ष नेतृत्व का है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे, जिस किसी को भी वो टिकट देंगे, उन सब के साथ हम सब हैं और हम सब मिलके सरकार बनाएंगे। सुमन जी, आज की राजनीति में, मतलब इस बदलते युग की राजनीति में आप क्या क्या बदलाव देख रही हैं? बदलते हुए राजनीति में सिर्फ मैं ये देख रही हूँ इस समय जो मौजूदा हालात है, जो मौजूदा इस समय जो कठिनाइयाँ और परेशानियाँ हैं, वो सिर्फ परेशानियाँ ही हैं। नौजवान भ्रमित हैं, किसान पीड़ित है, शिक्षक परेशान है, महिला उत्पीड़न है, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान जो हमारे इस देश की रीढ़ है, सब परेशान हैं। और बदलते ये बदलाव, ये परिवर्तन होना इसलिए ज़रूरी है कि माननीय अखिलेश यादव जी एक योग्य पुरुष हैं। वो नौजवानों की परेशानियों को, वो किसान के बेटे हैं, वो समस्याओं को बहुत करीब से देखे हैं, जानते हैं, समझते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। केवल वो जो है केवल जुमलेबाजी करके, केवल भाषणबाजी करके वो राजनीति नहीं करते। वाकई वो प्रगति चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं। हमारा प्रदेश जो कराह रहा है उसका निराकरण, उसका समाधान सिर्फ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, बाकी तो कोई नहीं।
सुमन जी, कांग्रेस जो महिलाओं को 40% सीटें देता है, तो आपको क्या लगता है कि जैसे कि आप महिला कल्याण के लिए काम करती रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि बाकी पार्टियों को भी इस नीति को अपनाना चाहिए? जी, जरूर अपनाना चाहिए और अपना रही है। महिलाओं को इज्जत, समाजवादी पार्टी में महिलाओं की इज्जत है और हमारे माननीय जी उस पर विचार कर रहे हैं और आप देखिएगा महिलाओं को भी वो टिकट देंगे, सम्मान पूर्वक वो मैदान में उतारेंगे। जी सुमन जी, अब अगला आगामी चुनाव किन मुद्दों पे आप लड़ेंगी? आगामी चुनाव जो होने जा रहा है 2022 का, वो सिर्फ तो सिर्फ विकास के मुद्दे पे होगा। फाफामऊ विधानसभा की हालत भी काफ़ी जर्जर है। मैं गांव-गांव में जा रही हूँ, मैं देख रही हूँ सड़कों की हालत बिल्कुल वो है। मौजूदा वर्तमान विधायक से लोग नाराज हैं। लोग रोक के मुझसे पूछते हैं, देखिए किसी दल के नेता होने के पहले हम एक सामाजिक फिगर होते हैं। जनता के बीच में, समाज के बीच में हमें जवाब देना होता है। जो हमारा शीर्ष नेतृत्व जो भी करता है, अच्छा बुरा, उसकी जवाबदेही हम सबकी बनती है और वहाँ पे हमें रूबरू होना पड़ता है जनता से। फाफामऊ की हालत तो इतनी खराब है, सड़कों की, गलियों की, महिलाओं की, कहीं कोई सुनाई नहीं, कहीं कुछ भी नहीं है, सब केवल पेपरबाजी है। तो सुमन जी, आपने कहा कि इस बार का चुनाव आप सिर्फ विकास के मुद्दे पे लड़ेंगे, जी। तो आपको क्या लगता है सिर्फ विकास ही एक मुद्दा है? उसके अलावा और भी कई समस्याएं हैं जिससे फाफामऊ झेल रहा है, तो उसके अलावा बाकी मुद्दों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, जब विकास का मतलब क्या है, विकास जब होगा तो हर चीज पे फोकस होगा, शिक्षा पे होगा, जो महिलाएं वहाँ पे एक अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं है, शिक्षा पे होगा, औरतों के संरक्षण पे होगा कि वहाँ पे महिलाएं भी इतना जो है परेशान रहती हैं, कहती हैं कि पेंशन के लिए, किसी भी कागज़ के लिए भटकते हैं, विधायक जी के पास जाते हैं, विधायक जी डांट के भगा देते हैं कि वोट तो आपने दिया है मोदी और योगी, हमें थोड़ी दिया है। ये बताइए, विधायक का जवाब है? अभी फाफामऊ विधानसभा में आप ये देखिए किस तरीके की हत्याएं हुई हैं, ऐसी हत्याएं कि रूह कांप जाने वाली हत्या हुई है। उस लड़की का पूरा जो है सिस्टम ही बदल दे रहे हैं। उस घर में मैं हो के आई हूँ, जिस लड़की के साथ रेप हुआ है, जिस लड़की के इतनी इस बेरहमी से जिस तरीके से उसको काट डाला गया है, उसको फाड़ डाला गया है, एक महिला होने के नाते तो तकलीफ तो बहुत ज़्यादा है। सुमन जी, अब आने वाले आगामी चुनाव में आप क्या क्या बदलाव देखती हैं जो एकदम हो जाने चाहिए? जितनी आपकी शिकायतें हैं, जब बीजेपी से जो भी आपकी नाराजगी है कि ये नहीं हुआ, तो आप अब आने वाले आगे के 2022 में क्या क्या बदलाव देखती हैं, क्या क्या बदलाव करना चाहती हैं? देखिए, हमारी सरकार बन रही है, ये सच है। हमारी सरकार बनती है तो इसमें तो सबसे पहले नौजवानों को, उनकी जो बेरोजगारी झेल रहे हैं जी, एक भी वैकेंसी नहीं आई है। अभी देखिए 4 दिन हुआ है, पेपर आउट हुआ है। इतनी व्यवस्थाएं, इतनी सब चीज़ होने के बावजूद कैसे हो रहा? जब चुनाव आ रहा है, 2-4 महीने बचे हैं, तो आप सब कैसे हो सकता है संभव? वहाँ पे बदलाव होना चाहिए, या बदलाव जैसे शिक्षा के दृष्टिकोण से होना चाहिए कि भाई वैकेंसियाँ आनी चाहिए। नौजवान क्या करें? वाकई नौजवान पकौड़े तलने वाली की भी तो हालत उनकी नहीं है। पकौड़े तलने के लिए भी कुछ न कुछ चीज़ चाहिए, वो भी नहीं उनके पास। महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए जो सुरक्षा की, महिलाओं की जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से बातचीत होती है, वो कुछ भी नहीं है। इतनी असुरक्षित महिलाएं हैं कि 10 बजे के बाद फाफामऊ से अगर मैं निकलती हूँ तो मैं अपने आप को सुरक्षित पाती हूँ। तो मतलब बदलाव होना चाहिए। हमारे किसान, हमारे नौजवान, हमारी महिलाएं, हमारी माताएं बहनें सब कंफर्ट रहें,
वाकई वो स्वतंत्र होके, निश्चिंत होके, फ्री होके। तो अभी अभी आपने ये कहा कि 10 बजे के बाद अगर आप फाफा मऊ के रोड पे निकलती हैं तो आप अपने आप को असुरक्षित पाती हैं। आपकी तरह और भी महिलाएं होंगी। हाँ बिल्कुल। तो आप ये कहने वाली कि इस बार बस आपकी सरकार बन रही है, तो अगर बन गई जी, और तो फिर आप ये कहती हैं कि फिर आपके राज्य में 10 बजे के बाद भी महिलाएं रोड पे निकल पाएंगी? एकदम निकलेंगी, एकदम निकलेंगी। चलिए, परिवर्तन हो रहा है और हर दृष्टिकोण से परिवर्तन होगा। महिलाओं की इज्जत होगी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए पूरे इंतजाम होंगे और मेरी सरकार बनेगी तो देखिएगा कि हर व्यक्ति खुशहाल होगा। आपको नहीं लगता कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति चालू कर चुकी है? तो ऐसे में चुनाव का मुद्दा विकास तो नहीं होगा, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, चुनाव, बीजेपी तो विकास के मुद्दे पे बात ही नहीं करती है। वो तो राम रहीम और मंदिर मस्जिद पे राजनीति करती है। अब देखिए मथुरा का उन्होंने कर दिया, अब शुरू कर दिया एक उन्होंने। लेकिन ये बताइए कि श्रेया जी, आप भी एक लड़की हैं, एक महिला हैं और समाज में आप उतर रही, आप देख रही कितनी चीज़ों की परेशानियां हो रही हैं, कैसे कैसे। क्या वाकई क्या बीजेपी नहीं थी तो राम मंदिर और राम भक्त नहीं थे क्या? क्या पूजा पाठ नहीं होता था क्या? अब तो राजनीति होती है। तो क्या हमारे भगवान जो है राम नहीं है क्या? उन्हीं के केवल जो है भगवान राम है। ये तो वोट बैंक के लिए ये राजनीति करते हैं। अब देखिए, काशी और यहाँ करने के बाद उन्होंने मथुरा का मुद्दा वो कर दिया। और जैसे ये चुनाव नजदीक आती है, ये भोली भाली जनता अपने आप भ्रमित हो जाती है और हिंदू मुस्लिम का वो करके ट्रम्प खेल देते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं। झूठ, टोटल झूठ की पार्टी है, 100% झूठ बोलने वाली पार्टी है, सिर्फ जुमलेबाजी और कुछ नहीं। मैं तो बहुत करीब से जानती हूँ। इतने समय से एक पार्टी में रहने के बाद जी, तो आप जब से भी जुड़ी होंगी तब से भी ये चीजें होंगी, ऐसा कुछ नया नहीं है यहाँ पे। जी। तो फिर आप कैसे कह रही हैं कि झूठ या सच? आपको मतलब कब एहसास हुआ, क्यों हुआ? ऐसी कौन कौन सी चीजें, ऐसी कौन सी घटनाएं हो गई कि आपको एहसास हुआ कि बीजेपी इतनी गलत है और अब मुझे चेंज करना चाहिए? देखिए, जब भी कोई चीज़, पहले तो ये होता था कि भाई ठीक है, अभी केंद्र में सरकार बनी है, जब तक हम प्रदेश में नहीं बनाते हैं अपनी सरकार को, तब तक हम बहुत अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। हमें केंद्र और प्रदेश दोनों की सरकार चाहिए। बीजेपी जब भी कोई मुद्दा लेके महिला जाती, जैसे हम लोग बेटी के सम्मान में मैदान में थे, अभी हाथरस का वो हुआ, जी, उस पे महिला तो अभी है, महिला के साथ अगर हुआ है तो वो तो होना चाहिए, तो न्याय होता है जी। आप बीजेपी की हैं, हम सपा के हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि आपके साथ वो हो रहा है तो जी बहुत, यहाँ पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ये चीजें हैं कि एकदम निष्पक्ष, बिल्कुल समझ वो होना चाहिए जी। तो मैं अब ये पूछना चाहूंगी आपसे कि सपा पर भी तुष्टीकरण का आरोप लगता है जिससे बीजेपी सत्ता में आई है, तो क्या अब 2022 में इसका मतलब डर नहीं है कि बीजेपी कहेगी कि सपा के आने से तुष्टीकरण होगा? तुष्टीकरण के आरोप हमेशा से लगते आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? कुछ नहीं, जो है ज़रूर जो भी कमियां रह गई हैं पिछली गवर्नमेंट में, जिसकी वजह से हम लोगों ने या समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर रही है, उन सब चीज़ों का हम लोगों ने मूल्यांकन किया है और समीक्षा किया है। उस पे चीज़ें हो रही हैं, हमारे माननीय जी उस पे बराबर वो बने हुए हैं। देखिए, कभी कभी कुछ चीज़ें हो जाती हैं तो उस पे आदमी क्या करता, उस पे सुधार करता, उस पे पर्दा नहीं डालता जी। मैं व्यक्तिगत, अभी मैं 5 सितंबर को मेरे नाम की घोषणा हुई है जब मैं, और 12 तारीख को मैंने आवेदन किया है जी। इसके पहले मैं 3-4 बार माननीय अखिलेश जी को केवल सुनने गई थी, उनकी विचारधाराओं को सुनने गए थे। मैं उनकी व्यक्तिगत बात हॉल में मैंने सुना, तब उनको ये भी नहीं पता था कि सुमन जी बीजेपी छोड़ के और सपा ज्वाइन करने आएंगे, और उनके विचारधाराओं से मैं काफ़ी प्रभावित हूँ और
कोई भी किसी भी तरीके का जातिवाद की तो राजनीति खैर सपा ने नहीं किया। और एक योग्य पुरुष के योग्य बेटे हैं अखिलेश जी, और निश्चित तौर पे बहुत ही अच्छा रहेगा। और आप देखिएगा 2022 के बाद हम लोग के जितनी चीज़ें हैं वो सब सामने आएंगी। सबसे पहले तो हम लोग का मेन फोकस है नौजवान पे, महिलाओं पे, किसान पे। किसान की देखिए कुचल दिए जा रहे हैं, कोई अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता। हम ये पूछते हैं क्या बीजेपी में क्यों आवाज़ नहीं उठती है? ऐसा किसका दहशत है? सब डरे। आपको मैं बताऊं, मैं बीजेपी की लीडर रही हूँ, तो बस यही, अरे वो करिए मत, नहीं तो पार्टी से, अरे वो करिए मत। अरे राजनीति आदमी कर रहा है तो डरने के लिए थोड़ी कर रहा जी। तो सुमन जी, अभी अभी आपने ये कहा कि सपा के सरकार में जब भी थी 2017 या उससे पहले, तो उसमें जातिवाद नहीं होता। पर अगर हम ग्राउंड लेवल की अगर हम ग्राउंड लेवल की सच्चाई देखें, जो लोगों का कहना है कि जातिवाद होता है, काफी जातिवाद होता है, और हमेशा से सपा पे तुष्टीकरण का आरोप लगते आया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पे? मैं वो बात कह रही हूँ जो लोग कहते हैं, जो लोगों श्रेया जी, लोगों का कहना है जी। लेकिन मैंने अभी आपको बताया कि मैं प्रैक्टिकली मैं देख के आई हूँ। लोग कहते हैं कि वहाँ पे ब्राह्मणों की इज्जत नहीं है। सपा में जितना ब्राह्मण की इज्जत है उतना कहीं नहीं है। जब सपा की गवर्नमेंट आई तो स्पीकर माता प्रसाद पांडे जी को बनाया। अभी बी पांडे जी शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनको माननीय जी ने इतनी इज्जत दिया है कि लोगों के लिए तो फ़ोन करके बात करने की है, वो तो सीधे चले जाते हैं, इतनी इज्जत करते हैं। और मेरा स्वयं का इतना उन्होंने सम्मान किया। मैं तो ब्राह्मण वर्ग से बिलोंग करती हूँ। जी। तो सुमन जी, ये तो बड़े पदों पे बैठे लोगों की बातें हुई। उनका क्या, जो लोग हैं, जो समाज है, जो आम जनता है, मैंने उनकी बात की। मैं अभी कल एक यादव समाज में गई थी जी। और मेरे उस पर पोस्ट भी पड़ी है। आपको बताऊं श्रेया जी, इतना प्यार लोगों का मिल रहा है, चाहे वो यादव हो, चाहे वो मौर्य हो, चाहे वो मुस्लिम हो। जो मुस्लिम का र्यूमर उड़ता है ना, मैं इतना बताएं, फाफामऊ विधानसभा से विधायक और मंत्री रहे अंसार भाई की बात मैं कर रही हूँ। हम दोनों अभी परसों आवेदक भी हैं जी। आप कहीं पता कर लीजिए, इतने प्रेम से मिलते हैं कि लगता ही नहीं कि मेरे सगे भाई नहीं, मैं उनकी बहन नहीं हूँ। जबकि ये चीज़ मैंने अभी देखी है सपा में आने के बाद जी। भाजपा में तो अमूमन भाई सब ऐसे ही रहा है। जरूर कम मुस्लिम भाइयों से मुलाकात, कम क्या ना के बराबर था जी। एक डर भी बना रहता था। अच्छा, किस बात का डर? कि मुस्लिम तो नहीं देंगे भाजपा को वोट, मुस्लिम साथ रहेंगे सुमन जी, लेकिन वोट नहीं करेंगे। मैं कहती थी समाज में जो जाती हूँ तो उसी तरीके से वो चाय पूछते हैं, वही तरीके से सम्मान देते हैं महिला। लेकिन मैंने ये देखा है कि फाफामऊ विधानसभा में जी। अभी मैं आपको श्रेया जी बताऊं कि मैं 1 महीने पहले लाल गोपालगंज गई थी जी। और दीपावली का समय था। मुस्लिम भाइयों ने मुझे रोका जी। और करके उन्होंने मुझे शाल, बाकायदे सारे मुस्लिम मतलब भाई बैठ आपके कहने का मतलब ये है कि आप जब से सपा में आई हैं तब से आपको मुस्लिम भाइयों का ज्यादा प्यार महसूस होने लगा? ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आप मुझे अब ये बताइए कि बीजेपी में क्यों ये प्यार, इस कमी का क्या रीजन था? बीजेपी सीधे जातिवाद करती है, उसको मुस्लिम पसंद ही नहीं। मतलब बीजेपी को तो मुसलमान पसंद ही नहीं। जब बीजेपी को मुसलमान पसंद नहीं है, पर ऐसा तो नहीं है कि मुसलमानों का सपोर्ट नहीं करती है। बहुत सारे ऐसे काम जो उन्होंने मुसलमानों के लिए भी किए हैं। अगर वो सब दिखावा, अच्छा सब दिखावा है, वो सब ये वोट बैंक की राजनीति है जी। तो बीजेपी अगर ये ना हो ना तो वो भी न करे। अच्छा, तो बीजेपी का ये कहना है कि उनकी अपराध पर बिल्कुल पकड़ है, न कोई दंगा, न कोई भ्रष्टाचार। मतलब कुल मिला के कहने का ये है कि इस वक्त उनके राज में, उनकी सत्ता में अपराधी डरे हुए हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? कौन से अपराधी डरे हैं मैडम? अपराध तो रोज हो रहे हैं। जरा आप वो आंकड़ा निकाल लीजिए, कौन सा अपराध कम हुआ? रेप कम हो गया है, हत्या कम हो गई,
लूटपाट कम हो गया है, क्या चीज़ें कम हो गई है। वो तो दबंगई से चढ़ा दे रहे हैं गाड़ी। जी किसान अगर बात कर रहा है तो उस पर गाड़ियाँ चढ़ जा रही है, नौजवान अगर मांग कर रहे तो उस पर लाठी चल रही है। पर आपने बोला कि किसानों का बीजेपी साथ नहीं दे रही है, किसानों के खिलाफ है या जो भी, तो अभी मोदी जी ने जो अपना फैसला सुनाया किसानों को लेकर, वो डर गए हैं, डर गए हैं। हाँ बिल्कुल डर गए हैं कि वो जान गए हैं वो कि मैं तो सत्ता से बाहर हो जाऊंगा, क्योंकि जो हमारा किसान अन्नदाता है, जो देश की रीढ़ है जी, उसको आप पीड़ित करके जाएंगे कहाँ। आप देखिए जहाँ जहाँ जा रहे हैं, तो मतलब साफ तौर पे आपका कहना ये है कि मोदी जी का फैसला लेने के पीछे कारण ये है कि वो डरे हैं। जी, डर गई है कि गवर्नमेंट जो है सपा की आएगी और मैं ये सब करके, अब ये सब कवर कर रहे हैं ना, 2-3 महीने में कवर कर लेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जनता बहुत करीब से जान चुकी है, बना पाएंगे। जनता अब जान चुकी है। चलिए ठीक है, इनके झूठ से जनता रो। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आज हमारे साथ हैं सुमन जी, जो सपा की नेता हैं और फाफामऊ से विधानसभा की तैयारी कर रही हैं। तो सुमन जी, आपसे अगला सवाल मेरा ये है कि आप एक जुझारू महिला रही हैं, ऐसे में महिलाओं की कौन सी समस्याएं हैं जो आपकी प्राथमिकता है? देखिए, हाँ, महिलाओं की जो सबसे ज़्यादा समस्या होती है कि अगर महिला का उत्पीड़न होता है कहीं से भी, चाहे वो घर द्वारा चाहे समाज द्वारा, उसकी शिकायत जहाँ होनी चाहिए वहाँ तक वो कर नहीं पाती है। और महिला उत्पीड़न को तो फर्स्ट प्राथमिकता देंगे कि कहीं कहीं उनको अपने हक की बात पता नहीं होती, कहीं कहीं वो फांसी लगा लेती हैं घुट के, कह नहीं पाती। और मेरा यही है कि महिला के बीच में अगर मैं हूँ तो उनकी बात सही जगह पहुँचाई जाए, उनकी लड़ाई, मैं उनके साथ मिलके उनकी लड़ाई को लड़ूं। जी, ये है सुमन जी। जैसे कि हम अब तक देखते आए हैं, कह सकते हैं कि ऐसा होता है, राजनीति एक पुरुष प्राथमिकता पे चलती है, तो ऐसे में महिलाओं को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है राजनीति में? आपने काफी संघर्ष किया है, आपका काफी संघर्ष में जीवन रहा है, तो ऐसे में आपको या कोई भी महिला को राजनीति में क्या क्या संघर्ष करना पड़ता है? पुरुष कहते हैं ना कि पुरुष ही करते हैं, ये पुरुष का कहना है, लेकिन हम महिलाओं का जवाब क्या होता है कि हम किसी से कम नहीं। हमारी आयरन लेडी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी रही हैं, हमारी राज्यपाल रही, हमारी राष्ट्रपति रही हैं, महिला रही हैं, प्रथम महिला रही। हमारे इसी ज़िले के आप देख लीजिए, प्रथम महिला हमारी अभिलाषा जी हैं, महापौर हैं, जो हमारी सांसद हैं, हमारी विधायक हैं। आप बताइए, नेतृत्व तो नहीं कर रही हैं, किस पुरुष से कम नेतृत्व कर रही हैं। और रही बात की कठिनाई, कुछ नहीं है, ये केवल दिमाग से महिला ये उतार दे कि हम किसी पुरुष से सामना करने जा रहे हैं। जी, महिला से शक्तिशाली कोई नहीं है, इसीलिए महिलाओं की पूजा होती है। महिला से, और जिसने नहीं किया है वो खत्म भी हो गया है। जी, आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ मैं। और अगर अब मैं फाफामऊ की बात करूं, तो फाफामऊ में आपको ऐसी कौन कौन सी समस्याएं नजर आती हैं, जबकि सबसे बड़ा पुल वहीं पे बन रहा है? जी, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? नहीं, बन रहा है पुल, तो देखिए वहाँ पे जो भी गवर्नमेंट आती है, योजनाएं आती हैं। अब आप देखिए कि जितनी योजनाएं माननीय अखिलेश जी की थी, वो सब फीता काटने का काम तो हमारी भाजपा गवर्नमेंट ने अभी किया है। आप जानते, सिर्फ वो फीता काटते हैं। जितनी भी योजनाएं रही सिर्फ माननीय अखिलेश जी की रही हैं। और यहाँ पे अभी फाफामऊ, मैंने कहा ना कि अभी समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। जी, वहाँ पे पुल की बन रहा है, अभी बना नहीं है, वो बनाएगी हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार बनाएगी, सपा सरकार आ रही है, वही पुल बनाएगी और वही फीता काटेगी। और अब यहाँ से उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया होने जा रहा है। अब वो किसी चीज़ का उनको
वो नहीं मिलेगा कि मैंने ये किया, कुछ नहीं किया है इन्होंने। एक चीज़ बता दीजिए, कहीं उन्होंने एम्स बनाया हो, कहीं उन्होंने हॉस्पिटल बनाया हो, कहीं उन्होंने विद्यालय केवल बना के बेचने का काम किया हो, चाहे स्टेशन हो चाहे वो एयरपोर्ट है, सुमन जी बेचने का काम किया, बनाया कुछ नहीं है। जी, इस वक्त के जो वर्तमान विधायक हैं उनके काम से आप कितना संतुष्ट हैं या कितना नहीं, ये बताइए। ये तो विधायक जी खुद ही जान रहे होंगे, और भाजपा को ये खबर भी लग गई होगी क्यों भाजपा की हालत खराब है। एक महिला के केवल आवेदन से भाजपा वालों की हालत खराब है जी, महिला के केवल आवेदन से, क्योंकि महिलाएं जितना करीब से समाज को और घर को, महिला क्यों करीब से जानती है, उसको पता होता है कि घर में रसोई गैस आता है जी, सब्जी आएगी, सारी चीज़ें कितनी महंगी हो रही हैं। तो ये महिला, चूंकि महिला, पुरुष बहुत रेयर, पुरुष ऐसा नहीं है, पुरुष भाई ले आते हैं, लिस्ट मिलती है, जो महिलाएं हाउस वाइफ हैं वो अपने पति को ही, अपने बेटे को ही, अपने पिता को ही देती हैं वो लिस्ट। लेकिन जब जाते हैं वो मार्केट में और इसके बाद महिलाएं खड़ी होके गरियाती हैं, ये हर घर की कहानी है, आपके यहाँ भी हो। जी जी बिल्कुल। जो सिलेंडर मिला है, सिलेंडर बनाने कितना महंगाई है, पैसे ही नहीं है, उस पे बैठ के लोग मूवी बना रहे हैं, लड़के उस पे टिकटॉक बना रहे हैं उस सिलेंडर पे बैठ के, क्योंकि महंगाई का इतना ज़्यादा प्रकोप है कि भाई मध्यम वर्ग तो मतलब आपकी सत्ता में आप इस महंगाई को खत्म करेंगे। चलिए, रोजगार मिलेगा तो खत्म हो जाएगी महंगाई। जी सुमन जी, आपका ये जो वैदिक सेवा ट्रस्ट है ये किस प्रकार की समाज सेवा करता है? देखिए, हमारे वैदिक सेवा ट्रस्ट में हर तरीके का समाज सेवा है। जैसे लड़कियों की, गरीब लड़कियों की शादी है, भाई यथासंभव अभी कोई सरकारी अनुदान हमारा नहीं है, लेकिन जितने भी वैदिक सेवा ट्रस्ट से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, जितने लोग हैं, वो कुछ न कुछ, जैसे गरीब लड़की है उसकी शादी कराना है तो हम सब उसकी शादी कराते हैं। कोई हॉस्पिटल पहुंच गया तो अगर मान लीजिए हॉस्पिटल में 20,000 की ज़रूरत है जी, हमने अपने 20 मेंबर को फ़ोन कर दिया और 1,000 रुपए का वो हो गया, तब भी वो वहाँ पे पहुँच गया। हर तरह का हॉस्पिटल से लेके गरीब बच्चे पढ़ते हैं। अभी मैंने आपको बताया, सुबह मैंने मनोज जी को बताया कि आए भाई, और उसने कहा कि मैं मेरे प्रैक्टिकल की फ़ीस वो होनी है जी। वो फर्स्ट प्राथमिकता, उस बच्चे का एग्ज़ाम है, किसी कारणवश वो नहीं कर पा रहा है तो हमारा कर्तव्य बनता है। और मैं हर तरीके से सारी जिम्मेदारियों से मैं फ्री हूँ। 2 मेरे बच्चे हैं, दोनों ही कामयाब हैं। ऊपर वाले ने बहुत ही आशीर्वाद नवाजा है। सुमन जी, जब बीजेपी जीती तो कहा जा सकता है कि बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से सत्ता छीन ली, तो उसने ये आरोप लगाया था कि अपराधीकरण बढ़ा। तो क्या इस बात का 2022 में डर नहीं है कि इसी आरोप को लगा के ऐसी ही चीजें बोलकर बीजेपी फिर से चुनाव जीत जाए? देखिए श्रेया जी, जनता जान चुकी है, जनता को ये पता है कि आप ये बताइए कि कितने ऐसे ठाकुर हैं, ब्राह्मणों पे कितना अत्याचार हुआ, कितने ऐसे अपराधी ठाकुर में घूम रहे हैं, जातिवाद कितना वो कर रहे हैं योगी जी। कौन सा अपराध की बात आप कर रहे हैं, कौन सा अपराध कम हुआ है? जिस विधानसभा से मैं बिलोंग कर रही हूँ, दर्जनों सामूहिक हत्या हुई है जी, तो मैं कैसे जानूं कि अपराध कम हो गया? अपराध किसको कहते हैं कम होना? चोरी कम हो गई कि रेप कम हो गया कि डकैती कम हो गई? क्या तो आप उन अपराध कम एनकाउंटरों के बारे में क्या कहेंगी जो मोदी सरकार में हुए हैं? देखिए, अपराधी वो सारे अपराधी थे और हाँ जी, जो अपराधी थे उनके बारे में नहीं कहा जा सकता। अपराधी जो थे उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अपराधी की बात आप कर रही हैं, उनकी पत्नी ने क्या किया था, उनके बच्चों ने क्या किया था? मान लीजिए सपोज देन मेरा पति कोई क्राइम कर रहा है जी, तो उसमें मेरा क्या कसूर है? जी, वो सजा मुझे मिलेगी। जी, अरे जो अपराधी है उसको मिले। चलिए, अगर आपसे मैं पूछूं कि अब फाफा मऊ के लिए आपका क्या रोड मैप है, तो क्या कहना चाहेंगे सर? मैंने आपको बताया कि मेरा ये है कि फाफा मऊ में अगर मुझे चांस मिलता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे अगर मौका देते हैं तो उनकी नीतियों को लेके मैं आगे बढ़ूंगी
जो उनका विकास का मुद्दा है वही लेके मैं आगे बढ़ूंगी। महिलाओं के लिए एक अच्छा हॉस्पिटल सोचा है जी जो रास्ते कहीं कहीं ऐसे हैं। अभी मैं कल आ रही थी जिस गांव से, जी आपको बताऊं कि बहुत ही डर लग रहा था कि इतनी कम रास्ते ऐसे, इतनी ऊबड़ खाबड़, इतना ज़्यादा, मतलब सड़क में जो है इतने गड्ढे हैं कि गड्ढे में सड़क बनी है, समझ में नहीं आ रहा है। जी, प्राथमिकता मेरी यही। चलिए, जिस तरीके की चीजें घटित हो रही हैं, जिस तरीके का माहौल राजनीति में बना हुआ है आजकल, आपको नहीं लगता कि राजनीति एक व्यापार हो गई है? व्यापार बीजेपी वाले किए हैं। अच्छा, राजनीति तो मतलब व्यापार के, हाँ, आपका ये कहना है कि राजनीति को व्यापार बनाने का हाँ, काम सिर्फ बीजेपी ने किया है। सपा का इसमें कोई रोल नहीं है। चलिए, सपा का कोई रोल नहीं है। श्रेया जी, सपा आ रही है और चारों तरफ अगर दिखेगा आपको तो सिर्फ विकास दिखेगा, और अब सपा के सिवा कोई उत्तर प्रदेश में राज करेगा भी नहीं। चलिए, ये आप जान लीजिए। चलिए जी, आखिरी में आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि फाफा मऊ की जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, मैं अपने विधानसभा फाफा मऊ 254 की जनता को ये मैं संदेश देना चाहती हूँ कि अब की बार 2022 में आपकी सरकार आ रही है, अखिलेश जी आ रहे हैं। आप लोग अपने एक एक वोट को, अपने घर के एक एक वोट को का इम्पोर्टेंट समझें, मतदान चढ़ बढ़ के कराइए, क्योंकि हमारा सामना एक झूठे दल से है, एक चालू दल से है, एक फ्रॉड दल से है, जो सिर्फ तो सिर्फ झूठ के आधार पे, अपने दिमाग के आधार पे वो कई जगह जीतते करते आए हैं। अब की बार ऐसा ना हो, आप जागरूक रहिए, वोट कीजिए, माननीय अखिलेश जी को सपोर्ट कीजिए, और फाफा मऊ विधानसभा की जो सीट है सपा की झोली में डालिए, और यहाँ की सीट समाजवादी पार्टी के हक में डाल के, और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी को अपना मुख्यमंत्री बनाइए। देश खुशहाल होगा, प्रदेश खुशहाल होगा। देश खुशहाल तब होगा जब उनको आप प्रधानमंत्री बनाएंगे। पहले हम प्रदेश जीतेंगे, इसके बाद हमें देश भी जीतना है। जी, हमारी टॉक शो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुमन जी। बहुत बहुत आभार आपका श्रेया जी। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थी सुमन शर्मा जी, जो फाफा मऊ विधानसभा से तैयारी कर रही हैं, जिन्होंने बताया कि अब वो फाफा मऊ की समस्याओं को खत्म करेंगी अगर वो इस बार सत्ता में आती हैं। महिलाओं के कल्याण के लिए काम करेंगी, वहाँ के विकास के लिए काम करेंगी। ऐसे ही हम आपको दिग्गज नेताओं से मिलाते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ श्रेया सिंह, देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो।